ब्लैक बुर्का पहने वो हामला औरत कब से एसपी के ऑफिस के सामने खड़ी थी। वो गार्ड उसे कब से मशकूक नजरों से देख रहे थे। जाकर पूछ तो बेचारी को कोई काम ना हो। अब्दुल्ला कांस्टेबल ने साथ खड़े काशिफ से कहा। यार क्या पूछूं, होगा काम तो आ जाएगी। उससे बेसारी से कहा। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? उससे राइफल दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते पूछा। काशिफ हंस पड़ा। अगर गए भी तो क्या फायदा, पुलिस वैसे भी बदनाम है। वो चिढ़ा हुआ था, तभी अपने सीनियर की भी बात नहीं सुन रहा था। काशिफ, जाओ और अभी उससे पूछ कर आओ कि क्या तकलीफ है। कुछ शर्म ही कर लो, बेचारी हामला है। कुछ फासले पर खड़ी उस बुर्के वाली औरत को देखते एहसास दिलाया। नाचारा काशिफ को मुंह बनाकर जाना ही पड़ा। किसी के इंतजार में खड़ी हैं आप? काशिफ सामने आकर उससे बोला। उस औरत ने नजरें उसकी तरफ उठाई। जी साहब, हम अपने मर्द के इंतजार में खड़ी हैं। वो पता नहीं कहाँ रह गया। हमको एसपी साहब से मिलना था। उस औरत ने सर हिलाते कहा। सामने ब्लैक पर्दा था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। अगर आप चाहें तो वहां आकर बैठ के इंतजार कर सकती हैं। काशिफ ने सामने चेयर की जानिब इशारा करते कहा, तो उस औरत ने उसके इशारे समेत देखा। आपका बहुत शुक्रिया साहब, हम यहीं ठीक हैं। अगर चाहें तो एक तरह से मदद कर सकते हैं। उस औरत ने कहा। काशिफ ने हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला की जानिब देखा और फिर बोला। जी बताएं क्या कर सकते हैं। अगर कर सके तो जरूर करेंगे, बाकी अगर ना कर सके तो पुलिस आजकल जमाने में वैसे ही बदनाम है। साहब, मोबाइल दे दें। हम अपने मर्द से बात कर लें कि वो आ रहा है कि नहीं। हम वापस घर जाएं। उसके मोबाइल मांगने पर काशिफ ने आंखें फैलाईं। माफ कीजिएगा, इस सिलसिले में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वो कहकर वापस अपनी जगह पर चला गया। क्या हुआ, वो नहीं आई? एचसी अब्दुल्ला ने वापस आकर अपनी जगह पर खड़े होते काशिफ से पूछा। एसपी साहब से मिलने आई है और अपने शोहर का इंतजार कर रही है, जो कमीना अपनी बीवी की इस कंडीशन में भी लापता है। और मोबाइल मांगने लगी पर मैंने मना कर दिया। एक तो पता नहीं कौन है, दूसरा मैंने अभी बैलेंस लोड करवाया है, ऐसे ही खत्म हो जाता। इनके पता नहीं कितने लंबे मसले हों। वो मुंह बनाकर बोला। बड़ा कमीना है तू तो, जो उसकी कंडीशन को नज़रअंदाज करते उसे मजीद इंतजार की सूली पर लटकाने के लिए छोड़ाए हो। जाओ अभी और मोबाइल देकर आओ। उसने रोबदार आवाज से हुक्म दिया। क्या यार, तुम बड़े लोग अपनी जेब गरम करो और हम बेचारे फालतू में लुटते रहे। एक तो सैलरी कम, ऊपर से हिदमत हल्की हमारे कंधों पर। वो दोनों साथ ड्यूटी करते आपस में गहरे दोस्त से और ऐसी बातें कहते सुनते रहते थे। ये लें बहन, और मेहरबानी करके जल्दी किस्सा खत्म कीजिएगा। मोबाइल आगे करते काशिफ ने कहा, तो सूरज ने शुक्रिया करते मोबाइल ले लिया। कुछ दूर होकर आगे से लटकते हुए पर्दे को नीचे के ले गई। मोबाइल लेते उससे जल्दी से इनबॉक्स में जाकर राइट में मैसेज में आई और वहाँ एसपी बुरहान के पर्सनल नंबर पर मैसेज सेंड किया। अगर जान प्यारी है तो आज की रूटीन चेंज करो। फिर मोबाइल साइलेंट करके उससे स्विच ऑफ कर दी। उसके बाद जल्दी से कान से लगाई। हेलो, कहाँ हैं जी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, एसपी साहब के ऑफिस के सामने। काशिफ ने बेसारी से देखा। बहन जरा जल्दी करें। हैं? नहीं आ रहे? क्यों? हम तुम्हारी अम्मा की नौकर थे जो इतनी देर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जरा सा ख्याल नहीं तुमको हमारी हालत का। वो मजीद भी बहुत कुछ कह रही थी और काशिफ आंखें फैलाए उस मासूम हमला बहन को देखने लगा जो सख्त गुस्से में थी। बहन अब तक वो डर गया होगा, मोबाइल वापस करें। अपने बैलेंस का सोचते उससे तंजिया मीठे लहजे में कहा। मुस्कान ने लपटपाकर मोबाइल दी। ये लें, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। जरा सी मदद कर दी, जातियात में घुसने लगते हैं। मोबाइल उसके हाथ पर रखते वो गुस्से से बोली। लो जी, भलाई का जमाना नहीं। उससे कहते वहां से चला गया और मुस्कान जल्दी से वहां से निकली। देख लिया भलाई का अंजाम, हम पुलिस वाले तो ऐसे ही बदनाम है। वो अपना बार बार कहने वाला जुमला कहता बोला। कुछ नहीं यार, दुनिया को सिर्फ पुलिस की बुराइयां ही दिखती हैं, और आजकल अच्छाई हमसे ज्यादा तो चोरों में पाई जाती है। इनके लिए। एचसी अब्दुल्ला ने उसका कंधा थपथपा कर कहा। काफी देर सोचने के बाद कि जाए या ना जाए कि कश्मकश में आखिरकार उस कांस्टेबल ने उसकी हालत पर रहम खाते पूछ ही लिया। पहले उसे डर था कि साहिर को मालूम हुआ कि मैं एसपी के मामले में टांग अड़ा रही हूँ तो क्या रिएक्ट करेगा। वो साहिर के कानून को भी जानती थी और उसकी पनिशमेंट को भी। पर उस सिल का क्या करती जिसने उधम मचा रखा था। वो उस हमला औरत के हुलिये में वहां जाकर किसी भी अपने लफ्ज से उसे मैसेज दे देती, पर उसमें रिस्क था। आगे वो एसपी पकड़ लेता तो फिर उसका अंजाम। वो सोच कर चुरचुरी ले उठी थी और वहीं खड़ी थी कि उस कांस्टेबल को शायद उसकी हालत पर रहम आ गया था और उससे आइडिया मिल गया था।
अभी वो एसपी के ऑफिस के हदूद से निकलती एक गली में आ गई थी, जहाँ गरीब आवाम बसी हुई थी। उससे एक साइड होकर थोड़ा सा सर निकाल कर देखा कि कोई कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, और ये देखकर सुख का सांस लिया कि कोई नहीं था। उससे आसपास के घरों के बंद दरवाजों को देखकर अपनी शर्ट में लगा कपड़ा निकाला और फिर आहिस्ता से चेहरा मोड़कर बुर्का उतारा। उन दोनों को वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ गई। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो भी दूसरे लोगों की तरह बस के आने का इंतजार करने लगी कि पेंट की जेब में मोबाइल की मखसूस बीप हुई। मोबाइल निकालकर उससे इनबॉक्स चेक किया, जहां हरीफ का मैसेज था। मीटिंग का टाइम था। मैसेज में उसे वापस आने की हिदायत। वो मुस्कुराकर मोबाइल वापस जेब में डालने लगी, साथ बबल निकालकर मुंह में डाला। उसके लड़कों जैसे हुलिये और लापरवाह अंदाज पर सबकी नजरें उस पर थीं। गोल्डन बालों को पोनी में बांधे, पेंट शर्ट और गले में बंधे स्कार्फ, और वो खूबसूरत सी लड़की सबकी आंखों में थी। कोई नफरत से देख रहा था उसकी लापरवाही को, तो कोई पुरशौक से। मुस्कान ने खुद पर नजरों की तपिश महसूस की, तो गर्दन घुमाकर तीखे अंदाज में अपना अप्रोच खाकर पूछा, क्या है? उसके इस तरह कहने पर सब आगे को कोई अपने काम में मसरूफ हो गए। फिर वो सर झटक कर सामने देखने लगी। उससे इन तमाशाई लोगों की कब की परवाह करना छोड़ दी थी। तभी अभी काफियों की आंखों में खटक रही थी। घर में बैठ बैठ कर वो बोर हो गई थी। तभी आज भी को किचन से छुट्टी देकर खुद उनकी जगह पर आ गई थी और अब लंच में चिकन पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। नूर बेटा, तुम्हारा मोवा फोन कब से चीख रहा है? मुझे को जरा चैन नहीं। कोई 2 मिनट के लिए रखे तो बच्चे की तरह चीखना शुरू हो जाए। हमेशा की तरह अपने नायाब ख्यालों का इजहार करते बी नूर को मोबाइल किचन में ले आई। बी, हाँ तो ये मेरा बच्चा ही तो है। नूर हंसी बोली और मोबाइल लेकर बी के हाथ से देखा तो बिया की कॉल थी। अच्छा अच्छा, देख किसकी भैंस भाग गई है। बी कहती उसे साइड करती खुद उसकी जगह पर आ गई। ओह बी, ये बिया है मेरी दोस्त। इसके पास कहाँ से भैंस आएगी? वो खुद भैंस है। मोबाइल ओके करते उससे कहा। दूसरी तरफ बिया ने भी सुन लिया तो मुंह बना गई। एक नंबर की कमीनी है तू। मैं तेरे दुख में यहाँ सोकर कांटा हुई जा रही हूँ और तू मुझे भैंस कह रही है। जा, बात नहीं करनी मुझे। उससे नाराजगी दिखाई। चल अब नखरे छोड़, बात पर आ। कॉल क्यों की है? नूर ने बी के हाथ एक हाथ से पकड़ते उससे आंखें दिखाई। बेटा, मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता। जब तक मैं करती हूँ तब तक तुम बात खत्म कर लो। उसका हाथ पीछे करते बी बोली तो नूर मुंह बनाकर रह गई। एक तो मैं कब से कॉल कर रही थी, ऊपर से मेरी इतनी मोहब्बत पे ये इज्जत। उसे दुख से कहा तो नूर ने मुस्कुराहट रोकी। ओ मेरी बहन, बहुत इज्जत है तेरी, काम की बात पर आओ, वरना मेरा काम भी कर लेगी। उसे बेचारगी से कहा तो बिया हंस पड़ी। ठीक है, एहसान किया तुम पर। और काम की बात सुन, तेरे उस दिन के हालात पर तरस खाते मैंने तेरे लिए एक जॉब ढूंढ ली है। उसकी बात पर नूर ने आंखें फैलाई। सच्ची? कसम खा। वो चीख कर बोली। मुच्ची, तेरी कसम, और जॉब का तो सुन ले। कौन सी है? उसे खुशी से चीखते देखकर वो बोली। हाँ जल्दी बता। वो मुस्कुराते बी को देखकर बोली। ग्रीन स्टार प्राइवेट स्कूल देखा है? हाँ क्यों? नूर के लफ्ज सुकड़े और उससे नासमझी से पूछा। वही यार, तेरी बात की है। वहाँ की प्रिंसिपल अम्मी की फ्रेंड है और अम्मी के से ये बात चलाई है। उन्होंने जब तेरी डिग्रियों का सुना तो पहले तो सोच में पड़ गई, फिर कहा ठीक है भेज दे। और अब तुम्हारी जॉब पक्की है। जाना जरूर, अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें अम्मी का नंबर देती हूँ। जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। पिया की पूरी बात सुनकर उससे लबों से मुस्कुराहट दब गई और चेहरे पर मायूसी फैल गई। सैलरी कितनी होगी? दूसरा, ये तो मुझे बहुत दूर पड़ेगा। यार, अब तेरी डिग्रियों पर ये ही मिल गई, शुक्र कर, वरना तो कोई नहीं देता तुझे जो नौकरी। और अब मायूस होना छोड़, एक बार ट्राई कर, फिर पार्ट टाइम एकेडमी ज्वाइन कर ले, कोई अच्छी सी। उस स्कूल की सैलरी तुझे 8,000 मिलेगी। वो समझाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ, पर है बहुत दूर। वो सर हिलाकर बोली। भी वक्फे वक्फे से उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। हाँ ये तो है, आगे तुझे जो ठीक लगे। मेरे हाथ में जो था वो किया, अब तेरा नसीब। और सुना, तेरा वो हैंडसम कज़न तो आया था आज। यूनी, तू नहीं आ रही? बिया के पूछने पर नूर को याद आया, जब सुबह दादा उसे लेने आया था यूनी के लिए, और नूर ने नागवारी से उसकी आमद को देखते मना किया जाने से, और मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो उसकी तरफ से दिल कड़वा कर ले, जैसे वो सारी रात रो रो कर अपना दिल संभाल रही थी। नहीं यार, नहीं आ रही। तो मुझे असाइनमेंट जमा करवाने की डेट सेंड कर दे।
अच्छा चल फिर बात करते हैं। उसके ठीक है कहने पर नूर ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करी। बेटा क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? बी ने उसके माथे पर भरोसा देते पूछा। वो देख रही थी कि कितनी परेशान रहने लगी है। बस भी मुझसे किसी के टुकड़ों पर नहीं पला जाता। जब अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिए हैं तो क्यों ना उनका इस्तेमाल करके अपनी मेहनत से अपना पेट पालूं। कल को ताया को ये कहने का तो मौका नहीं मिलेगा कि घर छोड़ने का फ़ायदा जब पल हमारे ही टुकड़ों पर रही हो। वो शेल्फ के सामने आकर भारी दिल के साथ बोली। भी खामोशी से उसकी पीठ को देखने लगी। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत नेक औलाद पैदा की है, बस अपनों को कदर नहीं। उसका सर अपने सीने से लगाते हुए बोली तो नूर अपने आंसू साफ करने लगी। अब आप जाकर आराम करिए, मैं खाना बनाकर आपको बुलाती हूँ। और हाँ, मेरे बच्चे के मुंह में वापस एनर्जी बोतल डाल दें ताकि वो फिर ना रोए। बी को किचन से बाहर की करते उसे मोबाइल देकर वो बोली तो बी हंसकर ले गई। जान प्यारी हो तो आज की रूटीन चेंज करो। बुरहान फाइल बंद करते जब मोबाइल के पीप पर उसे उठाकर मैसेज पढ़ा तो अबरोज खाए। उससे मैसेज भेजने वाली की आईडी देखी जहां अननोन शो हो रहा था। उससे जल्दी से उसी नंबर पर कॉल की पर दूसरी तरफ मोबाइल ऑफ था। बुरहान ने लब खींच कर नंबर देखते लैपटॉप आगे किया और कुछ ही देर में कांस्टेबल कौशिफ की आईडी उसके सामने थी। उससे मुट्ठियां भींची और जल्दी से अपने पीओ को बुलाया। मे आई कम इन सर? पीए ग्लास डोर पर नॉक करता इजाज़त मांगने लगा। जाओ बाहर कांस्टेबल कौशिफ को भेजो यहाँ। उससे उसकी इजाज़त को नज़रअंदाज करते कहा और उसका हिलाकर चला गया। कुछ ही देर में डोर पर नॉक हुआ और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगा काशिफ। यस कम इन। उसकी इजाज़त पर काशिफ अंदर दाखिल हुआ और सलूट करके सामने खड़ा हो गया। इस मैसेज का मैं क्या मतलब समझूं कांस्टेबल कौशिफ? उससे गुस्से को जब्त करते अपना मोबाइल सामने किया। काशिफ जो बुलाने की वजह के लिए मुंह खोलने लगा था, आंखें फैलाकर एसपी के हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगा। आई एम सॉरी सर, पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और इस मैसेज को भी? कांस्टेबल ने नजरें नीची करके कहा। तो बुरहान को मजीद गुस्सा आ गया। क्या वो उनके मजाक बर्दाश्त करेगा? मतलब उनके और अपने बीच कोई फ़र्क नहीं, या वो उनका दोस्त है? एक लिहाज से उससे मैसेज कर भी लिया तो इतराफ़ तो करे, पर नहीं, यहाँ सफ़ेद झूठ, और वो भी मुंह पर। वो भी उस शख्सियत से जिसके सर पर पहले ही 1000 जिम्मेदारियां हों। तुम जानते हो इससे तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। वो उठकर उसके सामने आया। काशिफ ने लबों पर जुबान फेरी और लट खड़ा रहा। सर हम सच कह रहे हैं, हमारी क्या जरूरत आपसे मजाक करने की। आप चाहें तो बाहर खड़े एचसी अब्दुल्ला से भी पूछ लें। उसके लफ्ज़ों में सच्चाई थी जो बुरहान जैसे सीरिक निगाहें रखने वाले से छुपी न रह सकी। मोबाइल। बुरहान ने मोबाइल मांगा तो उसने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर दिया। बुरहान ने ऑफ मोबाइल ऑन किया और इनबॉक्स पे जाकर देखा तो उसकी आंखों में गुस्से से सुर्खी फैल गई। दिल तो कर रहा था कि एक थप्पड़ रख कर दे गाल पर वो उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। वेल्डन कांस्टेबल, अब हमारे सामने भी झूठ बोलोगे तो ये क्या है? उससे घुरा कर सामने उसका मोबाइल किया। कांस्टेबल की आंखें फैल गईं। प- पर सर यकीन माने, मुझे आपका पर्सनल नंबर नहीं मालूम। ये शायद उस औरत ने किया है। उससे डरते अपनी सफाई पेश की। बुरहान ठटक गया औरत लफ्ज़ पर। किसने? कौन सी औरत? उससे जल्दी से पूछा तो काशिफ ने अली से ये तक उसे सारी बात बताई। डैम इट, उससे तुमसे मोबाइल मांगा तो तुमने दे दिया और मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? क्या तुमने उसका चेहरा या कोई भी ऐसा जिससे उसे पहचाना जाए? माथा मसलते उससे पूछा, आखिर ये हो कौन सकती थी जो इतनी गहराई से जानती थी कि उसकी जान को खतरा है? यकीनन वो कोई आम नहीं थी। नहीं सर, वो बुर्के में थी और हमें उसकी कंडीशन देखकर मोबाइल देना पड़ा और उसके शोहर ने आने से इनकार किया तो वो उससे वो मोबाइल देकर चली गई। हमने कुछ खास गौर नहीं किया। उससे सर झुकाकर अपनी काहली का इतराफ़ किया। बुरहान ने एक बार फिर उसके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक की, पर जिस वक्त उससे मैसेज भेजा गया था उसके वक्त के अंदर ना कोई कॉल आई थी ना ही गई। उससे साफ जाहिर था कि वो बेवकूफ़ बनाकर गई थी, तो जाहिर था उसका हुलिया भी धोखा था। मोबाइल लो और फिर कभी उस औरत को यहाँ आसपास देखा तो मुझे इन्फॉर्म करना। उसे जाने का इशारा करते वो बोला और उठ जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। ये थी कौन औरत जो इतनी इन्फॉर्मेशन रखती थी? और मेरी रूटीन आज की? वो सोचता अपनी रूटीन को दोहराने लगा और सर हिलाते उससे पहले अपने ड्राइवर को कॉल की कि वो आज गाड़ी ना लेकर आए। और मज़ीद कुछ सोचो विचार के बाद वो चेयर से उठा और अपना मोबाइल उठाकर कैब पहनने लगा।
एक बार सोते हुए हूर ने अपने माथे पर नरम गर्म सा लम्स महसूस किया था और फिर वो करवट बदल कर लेट गई। और अब तकरीबन आधी रात गुजरने के बाद उसकी बेसुकूनी से आंखें खुली थीं। वो आंखें खोले ऐसे ही पड़ी रही। उससे डर था कि पिछली बार की तरह अभी भी साहिर उसे देख ना रहा हो। साहिर, मुझे पानी चाहिए। उसकी समाधु ने जब मुकम्मल खामोशी को महसूस किया तो बेसाख्ता बोल उठी। हालांकि साहिर रोज उसके करीब पानी का गिलास रख देता था। जवाब न पाकर उससे कुछ देर इंतजार किया और फिर हाथ उसकी जगह पर फैलाया जहाँ जगह खाली थी। वो उठ बैठी। साहिर, पुकारते उससे बेड से पाँव नीचे रखे। इतने दिन साथ रहकर वो उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। और अभी उसका दिल, हाँ उसका दिल चीख चीख कर उसकी गैर मौजूदगी का बता रहा था। साहिर, आप यहाँ नहीं। उसके हाथ बाथरूम के दरवाजे पर आए जो खुला हुआ था। तो क्या वो रात को कहीं गया हुआ है? उससे खुद से सरखुशी में पूछा और संभल संभल कर कदम उठाती दरवाजे तक आई जो बाहर से लॉक था। मतलब वो सच में यहाँ नहीं था। वो वापस बेड की तरफ कदम उठाती अपनी जगह पर बैठी और कुछ देर के बाद उसने अपने तकिए के नीचे से रखा मोबाइल निकाला। ये वक्त परफेक्ट था। ना साहिर था और ना उसकी जासूसन। उससे पहले नूर का नंबर दोहराया और फिर मोबाइल के बटन पर उंगलियां फेरती दबाने लगी। जब पूरा नंबर लिख लिया तो धड़कते दिल के साथ ओके करती मोबाइल कान से लगाया और यहाँ उसकी सांसों की रफ्तार और भी बढ़ गई। जाने क्यों उससे एसी में भी ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। मोबाइल उठाओ नूर। तकिया उठाकर उससे अपने धड़कते दिल की जगह सीने से भींचा। उसे अपने गिर्द साए की परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही थी। वो काफ़ी देर ट्राई करती रही पर दूसरी तरफ नूर शायद गहरी नींद में थी। उससे थक हार का मोबाइल बेड पर फेंका और उठ लेट गई। मुझे दिन को करनी चाहिए कॉल। निश्चल लब दबाकर सोचने लगी। उसकी हालिया आंखें सामने साइड की जगह पर थीं जहाँ कोई भी मौजूद ना था। उन्हें बेजार होकर करवट बदली। नींद भी टूट गई और नूर कॉल भी नहीं उठा रही थी। वो गहरे सांस लेती खुद को रिलैक्स करने लगी। वो होश में आया तो करहा उठा। सर और चेहरे से दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसकी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो अब तक ऐसी दर्दनाक हालत से जान दे चुका होता। पर उसके लिए ये सब कुछ नहीं था। अभी तो उससे नज़ीरों का जायका चखना था। अभी तो उसे ज़िंदगी बताने वाली थी कि इस दुनिया में उसका किरदार क्या है, उससे क्या कुछ सहना बर्दाश्त करना है। वो खौफसदा था और उससे अपनी सूजी आंखें खोली तो एक बार खुद को फिर अंधेरे में पाया। पर यहाँ उस पर कई आंखें झुकी हुई थीं और गौर से उसके खौफनाक सूजे चेहरे को देख रही थीं। सब खौफ और वहशत से फैली मासूम आंखें थीं। सईद ने गर्दन घुमाई तो हैरत से शौक में आ गया। वो कहाँ था? उसका वह हैवान बाप और माँ, बहन? सवालों ने उसके दिमाग में हलचल मचाई। रूपा मुश्किल उठ बैठा। उस पर झुके लड़के उससे दूर होकर बैठे। बबूत। सिसकियों के साथ एक कोने से आवाज आई और सब उसे देखने लगे, कोई दूसरी मखलूक समझकर। और सच भी था, वो लग ही इतना डरावना रहा था। मैं कहाँ हूँ? भारी आवाज मुश्किल उसके गले से निकली और उसने अपनी सूजी आंखों से वहां मौजूद तमाम बच्चों को देखा जैसे वो उसे पागल समझ रहे हैं। इस सवाल पर दर्द से आंखों से आंसू फिसलने लगे और उस पर जमा खून उन आंसुओं के साथ उसके सूजे मुंह में कुछ गालों भर आए। उससे मुंह या गाल साफ नहीं किए क्योंकि वो जानता था उसका हाल कैसा है। दूसरा, पेट से भूख की उठती टीस और प्यास से खुश हल्क उसे अपने खून भरे आंसू पीने पर मजबूर कर गया। हम किडनैप हो गए हैं। एक लड़के ने रोते हुए बताया और साहिर का दिल चाह के खा लगा कर उठे कि वो तो किडनैप नहीं हुआ। वो इतना तो समझ गया, उसका बाप उसे कहाँ छोड़ कर गया है। हाथ बढ़ाकर उसने अपनी आंखों पर छाई फीकी पलकों से धुंध को साफ किया। ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं? 20 से 25 के लगभग वहाँ कम उम्र लड़के मौजूद थे और खुद में ही सरगोशी से बातें कर रहे थे। तो कोई रो रहा था तो कोई सिसक। साहिर का दिल भी चाहा कि रोए, चीखे, चिल्लाए, दहाड़े मारे। उसके बाप ने उसकी माँ को मार डाला, उसे यहाँ छोड़ दिया और उसकी बहन को गायब कर दिया। किस कदर बर्बाद हो गया था अपने ही बाप के हाथों। वो जमीन पर गिरकर वापस आंखें मूंद गया। आंसू उसके बालों में जज्ब होने लगे। अपनी माँ और बहन का सोचते कि कहाँ गई होगी वो। उठ। काली, अचानक उसके पेट में लात मारी गई। साई के मुंह से चीख निकली। साले, हराम के पैसे नहीं दिए तेरे बाप को? उसके बालों से पकड़कर खड़ा करते वो आदमी धाड़े और पूरे तहखाने में खामोशी छा गई।
मौत जैसी। साले गाली। की औलाद, बाल छोड़ मेरे। साहिर को देखने में कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी अपने बालों में मौजूद उसके हाथों पर झपटे भारी आवाज में दौड़ा। वहां मौजूद आदमियों की आंखों में खून उतर आया और वो गालियां बकते उसे जमीन पर फेंककर अपने बूट की नोक से वार करने लगे और साहिर चीखता चेहरा अपने बाजू में छुपा गया। एक जोरदार लात जब उसकी कमर पे पड़ी, होलनाक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी और वो इस जुल्म को बर्दाश्त न करते अपने हवास एक बार फिर खो बैठा। निकालो सबको बाहर। दूसरा आदमी खूंखार जानवर बना, दूसरे बच्चों को बाजू सर से पकड़े आगे दरवाजे की तरफ धकेलने लगे। इसका क्या करना है फिर? एक आदमी ने साहिर के वजूद को देखते पूछा। पूरा तहखाना खाली हो चुका था, सिर्फ साहिर के बेहोश वजूद और बाकी दो आदमियों के। करना क्या है? होश आए तो ले आना, वरना ब्लैक किंग के कुत्तों के लिए लंच बनाकर भेज देना। और हाँ, साथ वाले रूम से भी 2 डेड बॉडी उठा लेना। उसके कहने पर पहले आदमी ने सर हिलाया और बैठकर साहिर की कलाई पर रग को चेक करने लगा जो चल रही थी। बड़े ढीठ हो। वो एक लात मारकर भाई की जानिब चल पड़ा और पीछे वो कांपता वजूद वहीं पड़ा रहा। जमीन पर लहू उसके जिस्म से निकलकर आसपास फैलने लगा। ऐसे सुलूक के बाद तो बड़े से बड़ा आदमी भी मर जाए, पर वो अभी जिंदा था और सांसें ले रहा था। उस 13 साल की बच्ची का क्या हुआ? पुलिस को मुजरिम मिला? सिगरेट मुंह में डाले साहिर ने कामरान से पूछा। नहीं, उसके माँ बाप रोज आ रहे हैं पर कोई फायदा नहीं। और मुख्तलिफ जगहों से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, जिनका किसी को मालूम नहीं हो रहा कि ये किडनैपर हैं कौन। यहाँ तक कि पुलिस भी नाकाम रही है। कामरान ने संजीदगी से उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो इस वक्त साहिर आलिम के फार्म हाउस में बैठे थे, साथ अलीफ भी था। मुस्कान और आरिफ साहिर के घर में मौजूद थे क्योंकि वहाँ हुरुल ऐन सो रही थी। हम्म। साहिर ने सर हिलाया। आपकी क्या प्लान है आगे? ब्लाइंड ब्यूटी मिली? कामरान ने साहिर को देखते पूछा, जो टांग पर टांग चढ़ाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था और धुआं उसके मुंह से निकलकर फिजा में बादलों की शक्ल इख्तियार करने लगता। अलीफ बांस सोनू की बातें सुन रहा था। ब्लाइंड ब्यूटी के जिक्र पर उसके चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट आई। साई ने नजरें कामरान के चेहरे पर डाली और वो कामरान को अंदर तक उतरती महसूस हुई। उसे घबराहट सी होने लगी। बीस्ट जब हुरुल ऐन की सेफ्टी के लिए खुद पर यकीन नहीं कर सकता था तो उससे क्या बताता? ये अलीफ अच्छी तरह से जानता था। प्लान है, पहले तुम जमान को फॉलो करो और उस पर नजर रखो। ब्लाइंड ब्यूटी का बाद में सोचेंगे। उससे सर्द लहजे में कहा। कामरान ने उसे देखा। बीस्ट, मेरा मशवरा लो। अगर ब्लैक किंग तक पहुंचना है तो ब्लाइंड ब्यूटी को मोहरा बनाओ, वो भागते आएगा। उससे शरीन लहजे में मुखलिस मशवरा दिया, पर यह देखकर उसका हलक कड़वा हो गया जब बीस की आंखों में गुस्से से सूट डोरे नुमाया हुए। अचानक ही साई ने गन निकाली और कामरान को सोचने का मौका दिए बगैर गोली की आवाज़ और सरसराहट उसके कान के करीब से गुजरते पीछे एक खूबसूरत मूर्ति के दिल वाली जगह पर लगी और पूरे फार्म हाउस में ठाक की आवाज़ गूंजी। कामरान सुन सा बैठा रहा। चेक कर रहा था, रखने से जंग तो नहीं लग गया? हाँ, तुम क्या कह रहे थे? उसकी पीली रंगत पर एक नज़र डालकर साहिर ने गन को देखते पूछा तो मुंह से पानी का ग्लास लगाता कामरान सर हिलाकर रह गया। मैं बस कह रहा था, आप बेहतर जानते हैं। मेरा पूरा गैंग आपके साथ है। रुमाल से मुंह साफ करते हुए जबरदस्ती मुंह पर मुस्कान सजाए बोला। अलीफ ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और घनी मूंछों पर हाथ फेरा। हम्म। साहिर ने सर हिलाया और मुंह से सिगरेट लगाया। ये कुछ तस्वीरें हैं बीस्ट, करीब पर भी नजर रखना चाहिए। उससे फाइल में मौजूद तस्वीरें टेबल पर साहिर के सामने रखते तंज किया। अलीफ और साहिर की नज़र तस्वीरों पर गई जहां मुस्कान की आज की कारकर्दगी थी। साहिर ने देखकर सर सांस खारिज की, जैसे गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। वो उसे सिर्फ आरिफ की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना वो कब से उसके रास्ते से पीछे हट चुकी थी। अलीफ को हंसी आने लगी, पर वो साहिर और कामरान का ख्याल करते सीरियस बैठा था। ये मेरे आदमी ने ली हैं तस्वीरें। आप अंडरवर्ल्ड के शहंशाह हैं और आपके हाथ बंदों को सब जानते हैं। और ये भी कि एसपी बुरहान अलवी 20 का केस सॉल्व कर रहा है। आगे आप समझदार हैं, इजाज़त दें। वो उठकर कोट का बटन बंद करते वहां से बाहर खड़े अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। अलीफ ने एक नज़र साहिर के सपाट चेहरे पर डाली। साइर वो। अलीफ ने मुस्कान के फेवर में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब साहिर ने हाथ उठाकर उसका मुंह बंद कर दिया। ले आओ ये। एश ट्रे में सिगरेट मसल कर वो उसकी बात काट कर बोला और उठकर
कोट के बटन बंद करता वहाँ से निकला। मीटिंग तो कब की ख़त्म हो गई थी, पर कामरान कुछ बातों की वजह से वहीं रुक गया और साहिर को अब ठीक लगा, वो रुका। उसकी गाड़ी में बैठने पर अलीफ जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया। क्या सोचकर उसने ये कदम उठाया? साहिर ने अलीफ को देखते बोला। साहिर, मैं समझाऊंगा उसे। उससे बामुश्किल से कहा। साहिर ने गुस्से से उसकी जानी देखा। आखिरी बार साहिर। उससे जैसे मिन्नत की और वो गहरा सांस भरकर बाहर देखने लगा। वो समझने वाली नहीं अलिफ। उसकी एक बेवकूफ़ी से मेरी एन को नुकसान पहुंच सकता है। वो शदीद सब से बोल रहा था। मैं प्रॉमिस करता हूँ साहिर, आगे वो ऐसा नहीं करेगी। अलीफ ने स्टीयरिंग व्हील पर सख्त गिरफ्त करते कहा। उससे मुस्कान पर सख्त गुस्सा था। आखिर हर बार उससे ही क्यों बेवकूफ़ी होती थी? अगर वो पकड़ी जाती तो क्या होता? आगे सोचकर उससे लब भींचे। अलिफ, हमारी दुनिया में कस्में अहदो पैमान नहीं, मत भूलो। वो सख्त लहजे में बोला। अलीफ ने समझते सर हिलाया। पर साहिर, मैं इस बार आरिफ को ठीक तरीके से समझाऊंगा और ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा। सामने सुनसान रास्ते को देखते उससे कहा तो साहिर खामोश हो गया, शायद आखिरी वार्निंग देकर। गाड़ी की फिजा में पहली गंभीर खामोशी को साहिर की मोबाइल की रिंगटोन ने तोड़ा। उससे मोबाइल देखा तो स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर घनी मूछें तले अनाबिल लब मुस्कुराने लगे और मोबाइल पकड़े देख रहा था। किसकी कॉल है? अलीफ ने उसे मोबाइल पकड़े देखकर पूछा। साहिर ने बुरी मुस्कुराती आंखें उसकी तरफ घुमाई। देख लो। कहते स्क्रीन उसकी जानिब की। एक पल को अलीफ ने आंखें सुखेड़ी और फिर दूसरे पल सब समझते कहका लगा उठा। अब सारा दिन सर पर सवार होगे तो यही टाइम होगा ना इन कामों का। अलीफ ने शरारत से कहा तो वो खुलकर हंसा। पहली बार उसे खुलकर हंसते देख अलीफ वह देखता रह गया। राइट लो। उसे आलिम विला के रास्ते की जानिब देखते साहिर बोला तो अलीफ एक नज़र देखकर गाड़ी का रूट राइट मोड़ लिया। साहिर ने वक्फे वक्फे से बजती मोबाइल को डैशबोर्ड पर रख दिया। अलीफ ने देखा उसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले मुस्कुराहट थी अब उसकी जगह संजीदगी ने ले ली थी। रात के अंधेरे में आलिम और अलीफ की गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के कुछ फासले पर रुकी। गाड़ी से उतरकर दोनों ने कदम जमीन पर रखे और आगे बढ़ते दाएं बाएं हो गए। सामने कदीम तर्ज की बनी फैक्ट्री के जाने बढ़े, जिसका गेट बंद था, जिन पर संग लगकर जाले भी आ गए थे। सही ने कदम उसके बाएं जानिब उठाए और वहां से उसे एक घड़ी नुमा दरवाज़ा मिला, जिससे वो अंदर दाखिल हुआ। फैक्ट्री के अंदर एक रूम की तरफ गया था, जिससे कोने पर स्पाइडर ने अपने घर बनाए हुए थे और यही हाल वहाँ टेबल के ऊपर चलते बल्ब का भी था, जिसके नीचे एक मोटे काले रंग की शक्ल का आदमी हाथ में शराब का ग्लास पकड़े बैठा था। देख इसकी जेब में। चेयर पर बैठे उस आदमी ने एक बच्चे को सिर्फ कटोरे से पैसे टेबल पर रखते देखकर पास खड़े आदमी को कहा। मेरे पास और कुछ नहीं। उस छोटे बच्चे ने मजबूती से एक हाथ से अपनी जेब को पकड़ा और सहम कर बोला। वहाँ मौजूद दूसरे लाइन में खड़े बच्चे डर से कांपने लगे, जानते थे अब उसका क्या अंजाम होगा। और जो दूसरी तरफ सारे दिन के पैसे जमा करवा कर नीचे बैठे थे, उस लड़के को सहमी आंखों से देखने लगे। पुरानी पैंट और रंग फटी शर्ट में वो बच्चा एक कटे बांसुर और दूसरे हाथ से जेब पकड़े रो रहा था। चटाख! उसका आदमी हुक्म पर आगे बढ़ाया और उस सांवले रंग के छोटे मासूम बच्चे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। वो बच्चा अब दरिंदे के भारी हाथ का थप्पड़ बर्दाश्त ना करते नीचे गिरा। हाथ हटाओ, वरना दूसरे हाथ से भी महरूम हो जाओगे। जमीन पर उसके बालों से पकड़ते उसका सर ऊंचा किया। उस बच्चे की सहमी वहशतज़दा आंखें भीगी थीं और मुंह से खून की सीधी लकीर निकल आई थी। साहब, भूख के लिए है, सिर्फ 10 रुपए। भूख लगती है दिन को। उससे गिड़गिड़ाते रोते कहा। भूख लगती है, यहाँ से खाकर नहीं जाता। और ये तेरे बाप के पैसे हैं। आज तू लेगा, कल कोई दूसरा। इससे पहले ही तुम चूजों को सबक सिखा देना चाहिए। उस आदमी ने खूनखार नजरों से सबको देखते कहा। वो टेबल पर रखे खंजर को उठाया। दूसरा गैंडे जैसा आदमी ग्लास से खून खून पी रहा था। नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। वो बच्चा रोता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, जल्दी से जेब से पैसे निकालकर उसके आगे किए। वहाँ मौजूद सबके कहके पड़े और दूसरे बच्चे मुंह पर हाथ रखकर रोने लगे। नहीं, रख ले, भूख लगी है ना। खाना खाना, शाबाश। डाल वापस जेब में। उसे कंधे से पकड़कर वो पुचकारता बोला। वो बच्चा कभी उस खंजर को देखता तो कभी अपने दूसरे कंधे को और नफे में सर हिलाने लगा।
नहीं नहीं, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे भूख नहीं लगती। वो हकलाते रोते कहता पीछे को घुसने की कोशिश करने लगा। देखो यहाँ और सबक हासिल करो। वहाँ मौजूद बच्चों ने आंखें मीचनी चाहीं तो उस चेयर पर बैठे कैंडी नुमा शख्स ने धाड़ कर देखने को कहा कि वो बच्चे थे जो खेलते, स्कूलों से आते, मदरसे से जाते, अचानक इन हैवानों के हाथ लग जाते थे और उनके माँ बाप भाग दौड़ कर रो पीट कर खामोश हो जाते थे, क्योंकि जब उनकी सुनी नहीं जाती थी तो यही कुछ होता था। कितने दिन गम मनाया जाता, आखिरकार एक दिन आंसू सूख जाते और वावेला बंद हो जाता और फिर तब ये बच्चे मुख्तलिफ जगहों से अगवा हुए किसी दूसरे शहर में आकर उन जालिमों के पेट भरते थे। सारा दिन सड़कों पर भीख मांगने के बाद उन्हें सुबह और रात का खाना दिया जाता बस। और आज उस दिन की भूख से निढाल होते उस बच्चे ने 10 रुपए छुपा लिए थे जिसकी सजा उसे दी जा रही थी। उस आदमी का हाथ जब उसकी जानिब उठा तो अचानक कमरे नुमा जगह पर अंधेरा छा गया। ये लाइट क्यों चली गई? उस गेंडे नुमा आदमी ने भारी आवाज में कहा।